हेलो दोस्तों, मैं रोशनी आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। यह कहानी एक औरत की है जो निर्दोष होते हुए भी गलती से चरित्रहीन समझ ली जाती है। मनीष और दीपा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मनीष 12वीं कक्षा में था और दीपा उससे एक साल नीचे 11वीं कक्षा में। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और भविष्य में अपना घर बसाने के सपने संजोए थे। दोनों एक ही जाति के थे और दोनों के परिवार में दोस्ती थी, इसीलिए उन्हें उनके सपने साकार होने में संदेह नहीं था। अगले सप्ताह मनीष नेशनल डिफेंस एकेडमी का टेस्ट देने वाला था। दीपा ने कहा, इसका मतलब तुम सेना में जाना चाहते हो? मेरे सोचने से क्या होगा, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। पहले टेस्ट में compete करना होगा, फिर सिलेक्शन बहुत टफ है, उसके बाद 3 साल की पढ़ाई और 1 साल की ट्रेनिंग, तब जाकर पास आउट करने का सौभाग्य मिलेगा। अगर compete कर गए तब एकेडमी जाओगे? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, मनीष बोला। मुझे सेना की नौकरी से बहुत डर लगता है, मैं नहीं चाहती तुम वहां जाओ, दीपा ने कहा। सभी यही सोचकर सेना में नहीं जाए तो देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर मनीष ने पूछा, अगर मैं एकेडमी में गया तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? दीपा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जितने दिन तुम मुझसे दूर रहोगे मन में सदा एक डर बना रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो कहूँगा तुम भी डिफेंस ज्वाइन कर लो। आजकल की लड़कियां भी राफेल फाइटर उड़ाने लगी हैं। ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, और मैं प्लेन उड़ाने लगी तब तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए रोटियां कौन पकाएगा? बोलकर दीपा कुछ शर्मा गई और मनीष मुस्कुराकर रह गया। समय का पंछी तेज गति से उड़ रहा था। मनीष एनडीए में compete कर एकेडमी में 3 साल का कोर्स कर रहा था और दीपा ग्रेजुएशन कर रही थी। छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए मनीष आता, तब दोनों काफी समय साथ बिताते। दोनों के माता पिता को भी इस बात की जानकारी थी और उनकी सहमति भी थी। दीपा ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी, पर मनीष की 1 साल की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान शादी की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए दोनों को शादी के लिए कुछ महीने इंतजार करना पड़ा। आखिर उनका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला था। मनीष का पास आउट परेड था और दोनों परिवार के लोग इस अवसर पर एकेडमी गए थे। पास आउट के बाद मनीष भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गया। मनीष और दीपा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। फिलहाल मनीष की पोस्टिंग पीस जोन में थी, इसीलिए वह दीपा को अपने साथ ही ले गया। शादी हुए करीब 2 साल हो गए थे, मगर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इधर मनीष को ऊपर से निर्देश आया कि जल्द ही उसे फॉरवर्ड पोस्ट या किसी अन्य जरूरी मिशन पर जाना होगा। यह सुनकर दीपा बहुत घबरा गई। मनीष ने उसे बहुत समझाया और दीपा को अपने माता पिता के पास छोड़ने गया। मनीष ने अपने माता पिता को कहा, मैं जिस पोस्टिंग पर जा रहा हूँ वहां से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। इधर उनके माता पिता और सास ससुर दोनों चिंतित थे कि अभी तक दीपा मां नहीं बन सकी है। उन लोगों ने मनीष और दीपा दोनों को डॉक्टर से मिलने के लिए भेजा। हालांकि अभी शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, वे दोनों खास चिंतित नहीं थे। फिर भी बड़ों के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने चेक कर उन्हें यही कहा कि अभी कोई खास विलम्ब नहीं हुआ है और फिलहाल किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों संतान पैदा करने में सक्षम है। पर दीपा ने बड़ी चालाकी से गुप्त रूप से मनीष के स्पर्म फ्रीज करवा कर क्लिनिक में रखवा लिए। कुछ दिनों के बाद मनीष की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर से लगी सीमा पर हुई। उसके जाने के समय परिवार के सभी लोग चिंतित थे, जो स्वाभाविक भी था। मनीष ने सभी को समझाया और वह अपनी पोस्टिंग पर चला गया। अब मनीष का दीपा का संपर्क मुश्किल से हो पाता था। अक्सर फॉरवर्ड एरिया में उसे मोबाइल फोन यूज करने की छूट नहीं थी और सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम और चिट्ठी पर निर्भर करना पड़ता था। इस तरह करीब 1 साल से ज्यादा हो गया और मनीष का सामना अक्सर दुश्मनों और आतंकवादियों से होता था। कभी तो आमने सामने मुठभेड़ भी होती। अभी तक वह बहादुरी से उनसे मुकाबला करता रहा। उधर दीपा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने मनीष को छुट्टी लेकर आने को कहा, पर मनीष ने कहा, निकट भविष्य में छुट्टी की संभावना नहीं है। दीपा ने कहा, मैं मां बनना चाहती हूँ, कम से कम तुम नहीं तो तुम्हारा बच्चा तो मेरे साथ होता। भगवान ने चाहा तो वह भी हो जाएगा, कुछ दिन और संयम रखो। नहीं, अब मैं और संयम नहीं रख सकती। तुम नहीं आ सकते तो मैं वहां आ जाती हूँ। पागल मत बनो, या फैमिली नहीं रख सकते हैं। दीपा ने गुस्से में फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका मन उदास रहता। इस बीच करीब 2 महीने अचानक मनीष का फोन आया, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। आज से ठीक 2 सप्ताह के बाद तुम्हारे पास रहूंगा।
कहने को तो 2 सप्ताह की छुट्टी है, पर कुछ काम हेडक्वार्टर में करना है, फिर भी तुम्हारे साथ 10 दिन रहने का मौका मिलेगा। यह सुनकर दीपा खुशी से झूम उठी। उसने कहा, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है और अब मैं माँ बनने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मेरा धैर्य अब समाप्त हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। बस अब चंद दिन रह गए हैं, भगवान ने चाहा तो इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। दीपा ने सोचा कि अब कुछ दिनों में मनीष आने ही वाला है। 2 दिन बाद वह क्लिनिक गई जहां मनीष का फ्रोजन स्पर्म था। डॉक्टर ने दीपा से उसके पीरियड्स आदि की जानकारी लेने और चेक करने के बाद कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द ही ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मनीष सिर्फ 2 सप्ताह के लिए आ रहा है और तुम्हारा अभी ओव्यूलेशन चल रहा है। तुम जब चाहो अपने पति का स्पर्म आज या कल तुम्हारे यूट्रस में स्थापित कर सकती हूँ। यह काम बस कुछ मिनटों का है, IUI क्रिया द्वारा, और इसमें जरा भी दर्द या कष्ट नहीं होता। फिर शुभ काम में विलंब क्यों, आज ही कर दे। IUI के कुछ घंटों के बाद दीपा खुशी खुशी अपने घर वापस आई। अब वह मनीष के आने के दिन गिन रही थी। उसके आने में सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे कि अचानक से मनीष का फोन आया। सॉरी दीपा, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, इमरजेंसी है, ऐसे में मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? हमारे काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मैं और कुछ अफसर आगे आगे जीप में थे। हमारी जीप तो बाल बाल बच गई, पर पीछे ट्रक में सवार हमारे कुछ जवान इस हमले में घायल हो गए हैं। इसीलिए अब मुझे उन्हें लेकर अस्पताल जाना है और उसके बाद आतंकवादियों की खोज और धरपकड़ करनी है। समझो फिलहाल आना संभव नहीं है। आई एम सॉरी दीपा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ और तुम पूछना भी नहीं। दीपा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक उसकी आवाज नहीं सुनने पर मनीष ने फिर से कहा, तुम सुन रही हो ना? इसमें उदास होने की बात नहीं है। मैं फिर जल्द से जल्द आने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बोलकर दीपा ने फोन रख दिया। इधर दीपा आने वाले दिनों में संकट को सोच कर चिंतित रहने लगी। स्पर्म फ्रीजिंग की बात उसने किसी को नहीं बताई थी और ना ही अपने गर्भ धारण की बात ही बताई थी। 2 महीने के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था। उसने डॉक्टर से अबॉर्शन की बात कही तो डॉक्टर ने अबॉर्शन नहीं कराने की सलाह दी, क्योंकि उसमें दीपा की जान को खतरा था। जैसे जैसे दिन बीतते उसकी परेशानी बढ़ती गई। अब किसी को बताए तो किस मुंह से और कौन उसकी बात मानेगा, पर यह भी ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। उसकी सास को जब दीपा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब उसने दीपा को फटकारते हुए कहा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बहू उल्टा और चरित्रहीन होगी। मेरा बेटा अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रहा है और तुम पराये मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती रही हो। नहीं माँ जी, आपने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी कूप में आप ही का बेटे का खून है। आप मेरी बात पर विश्वास करें। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम लिया। अब तुम इस घर में रहने योग्य नहीं रही। मनीष को मैं खबर करती हूँ। जब मनीष को अपनी माँ से दीपा के बारे में पता चला, तब वह भी गुस्से से लाल होकर बोला, उस कलंकिनी के लिए हमारी घर में कोई जगह नहीं है, उसे घर से निकाल फेंको। दीपा ने भी मनीष को समझाने की कोशिश की और कहा, तुम आओगे तब मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का प्रमाण भी दूंगी। मेरी बात पर भरोसा करो। भरोसा और तुम पर? अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा और तुम घर से निकल जाओ। मैं अब घर वापस तब तक नहीं आने वाला हूँ जब तक तुम हमारे घर में हो, बोलकर मनीष ने फोन काट दिया। दीपा ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उसकी एक नहीं सुनी। दीपा ससुराल छोड़कर अपने मायके गई। कुछ दिनों तक मनीष या ससुराल से किसी ने उसकी खबर नहीं ली। तब दीपा ने अपने ससुराल में एक पत्र भेज दिया और साथ में साइन किया तलाकनामा कि अगर मनीष तलाक चाहे तो वह ले सकता है। दीपा के माता पिता दोनों गुजर चुके थे। मायके में सिर्फ उसके भाई भाभी थे। वहां भी दीपा की बात पर भरोसा किसी को नहीं हुआ, खासकर भाभी को। शुरू में भाई ने दीपा के प्रति सहानुभूति दिखाई, पर पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चली। 2-3 महीने किसी तरह गुजरने के बाद दीपा को लगा उसके वहां रहने से घर में भाई को रोज अशांति झेलनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने स्वयं घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और बताती भी कैसे। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो कहाँ बसने जा रही थी। दीपा की एक सहेली थी सीमा, जो एक अन्य शहर में रहती थी। दीपा ने अपनी कहानी सीमा को बता दी थी और कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर में पनाह दे। सीमा इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। सीमा उम्र में दीपा से कुछ बड़ी थी और वह सिंगल मदर थी। वह एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क थी। पति से तलाक के बाद वह अपने 4 साल के बेटे के साथ रह रही थी। उसे देखकर सीमा ने खुशी से गले लगाया और कहा, बहुत अच्छा है,
तुम यहाँ आ गई। मुझे भी अकेलापन खलता था। अच्छा लगेगा एक सखी के साथ रहकर। मेरे मुन्ने को भी जल्दी ही खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। जब दीपा ने मुन्ने को प्यार कर गोद में उठाना चाहा तब सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ऐसी हालत में ये गलती भूल कर भी नहीं करना। मुन्ने का क्या नाम रखा है? वैसे इसका नाम तो सोमनाथ है, पर घर में मुन्ना कहते हैं, और तुम भी मुन्ना कह सकती हो। बोलकर सीमा ने मुन्ने से मौसी को नमस्ते करने को कहा और मुन्ने ने दीपा को नमस्ते किया। दीपा ने कहा, तुम्हारे यहाँ कुछ दिन तो रह सकती हूँ, पर अपने और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कुछ काम तो करना होगा। मैंने ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ किया है। मैं खुद भी कोशिश करूंगी, पर तुम यहाँ काफ़ी साल से रह रही हो, तुम भी मेरे लायक नौकरी पता करना। उसके बाद मैं भी एक कमरा किराए पर ले लूंगी। दीपा, फिलहाल डिलीवरी और उसके कुछ दिनों के बाद तक भी तुम आराम से रहो। इस बीच कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मेरा 1 BHK फ्लैट इतना भी छोटा नहीं है कि तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ होगी। आज के बाद कहीं जाने की बात नहीं करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, पर मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी और सिर्फ नेगेटिव बातें सोचती रहूंगी जो प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। पड़ोस में अगर 1-2 ट्यूशन मिल जाए तो मैं जाकर पढ़ा सकती हूँ। सीमा ने कहा, इस पर मैं विचार कर सकती हूँ, पर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स घर में आकर पढ़ेंगे। मैं उसकी व्यवस्था डाइनिंग रूम में कर दूंगी। कुछ दिनों के अंदर दीपा से 3 विद्यार्थी ट्यूशन लेने आने लगे। दीपा की डिलीवरी में 3 महीने रह गए थे और लगभग उसी समय समर वेकेशन भी शुरू होने जा रही थी। इसीलिए इस ट्यूशन में दीपा और उसके स्टूडेंट्स किसी को भी दिक्कत नहीं होनी थी। दीपा ने समय पर एक बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक से उसके बेटे का चेहरा अपने पिता मनीष से हूबहू मिलता था। वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें, वैसे ही घुंघराले बाल। दीपा और सीमा दोनों ने मिलकर बच्चे का नाम नीरज रखा और घर में प्यार से उसे बंटी कहते थे। कुछ सप्ताह के बाद दीपा के विद्यार्थी भी ट्यूशन के लिए आने लगे। दीपा ने पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए विज्ञापन देखा और बिना देर किए अर्जी भी दे दी। कोई अनुभव नहीं होने के चलते इंटरव्यू के समय उसे कुछ कठिनाई हुई। उसने प्रिंसिपल से कहा, मैं आपके स्कूल के कुछ बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं, हम लोग स्वयं आपका टेस्ट लेंगे। आपको 2 क्लास 2 अलग अलग विषयों के लिए लेना होगा जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स रहे थे। टेस्ट आप आज भी दे सकती हैं या फिर कल तैयारी करके आ सकती हैं। मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, मैं आज भी टेस्ट दे सकती हूँ। दीपा ने बतौर टेस्ट 2 क्लास लिए। उसके परफॉर्मेंस से प्रिंसिपल और अन्य मेंबर बहुत प्रभावित हुए। दीपा को उस स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर गई। उस दिन शाम को सीमा जब ऑफिस से घर आई तब दीपा ने उसे यह शुभ समाचार सुनाया। तब सीमा ने खुशी से झूमते हुए उसे गले लगाया और कहा, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत शुभ रहा है। एक खुशखबरी मैं भी लाई हूँ। दीपा ने कहा, वो क्या, जल्दी से सुनाओ। आज मुझे भी प्रमोशन ऑर्डर मिला है। मैं अब जूनियर मैनेजर हो गई हूँ। यह तो बहुत अच्छा हुआ। मिठाई तो बनती है। सीमा ने अपने बैग से मिठाई का पैकेट निकाला और कहा, ले खा ले जितना भी चाहे। दीपा ने एक मिठाई पहले मुन्ने को दी, फिर एक मिठाई सीमा के मुंह में डाली। सीमा ने आधी मिठाई ही खाई, बाकी आधी मिठाई दीपा ने खाते हुए कहा, हम दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई है, दांत कटी मिठाई वाली। दीपा ने कहा, अभी तक तो मैं घर से ही ट्यूशन करती थी, अब स्कूल जाना पड़ेगा। दोनों बच्चों की देखभाल के लिए आया रखनी होगी। तुम सही कह रही हो। थोड़ा चाय वाय कर लें, तब बैठकर ठीक से विचार करते हैं। रात में दोनों सहेलियों ने मिलजुल कर फैसला लिया कि जल्द से जल्द 2 BHK फ्लैट लिया जाए और दिन भर के लिए एक आया रखनी होगी जो बच्चों की देखभाल करेगी। मुन्ना निकट के नर्सरी स्कूल में जाता था। ऑफिस जाते समय मुन्ने को सीमा या दीपा स्कूल ड्रॉप कर देगी और आया उसे पिक कर लिया करेगी। दीपा की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। प्रमोशन के बाद सीमा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। दोनों सहेलियां दिन भर काफी व्यस्त रहती थी। छुट्टी के दिन या शाम को ही एक साथ रहने का समय मिलता था, पर दोनों अपनी अपनी जिंदगी से पहले से ज्यादा खुश थी। दीपा और सीमा दोनों एक 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट कर गई। वहां से दीपा का स्कूल, सीमा का बैंक और मुन्ने का स्कूल सभी आसपास ही थे। समय के साथ मुन्ना और बंटी दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। लगभग 15 साल बीत गए। उधर दीपा से अलग होने के 2 साल बाद मनीष ने तलाक ले लिया। तलाक मिलने के कुछ महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर इस शादी के बाद अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी।
और अब उन्होंने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। मुन्ना ने 12th के बाद पुणे के आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 4 साल के बाद बंटी ने भी पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। दीपा और सीमा दोनों अपने बच्चों की कामयाबी पर बहुत खुश थी। मुन्ने की रुचि देश की सेना में काम करने की थी और बंटी को टीचिंग लाइन पसंद थी। लगभग 10 साल और गुजर गए। बंटी असम के जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। मुन्ना अब डॉक्टर सोमनाथ था, जिसे लोग डॉक्टर सोम के नाम से जानते थे। एक दिन बंटी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी तुमने बहुत नौकरी कर ली, अब रिजाइन करो और मेरे साथ असम में रहना। जब दीपा ने अपने बेटे की बात सीमा को बताई, तब इतने सालों तक साथ रहने के बाद जुदाई की बात सोचकर वह उदास हुई। पर दीपा बेटे को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद दीपा असम चली गई। जाते समय दीपा ने सीमा से कहा, तुम उदास मत होना, हमारी दोस्ती सच्ची है। तब भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर एक साथ होंगे। शायद उस समय दीपा की जुबान पर सरस्वती विराजमान थी, इसीलिए उनके मिलने का संयोग भी जल्दी बन गया। 6 महीने के अंदर मुन्ना उर्फ डॉक्टर सोम की पोस्टिंग असम के मिलिट्री अस्पताल में हो गई। सीमा भी अपने बेटे के साथ असम आ गई। सीमा के बैंक ने उसकी पोस्टिंग असम में कर दी। चंद महीनों के अंदर दोनों सखियां फिर मिली। दीपा ने अपने ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपने ठीक सामने एक फ्लैट बुक कर दिया था। सीमा जब आई तब उसने गले मिलकर दीपा से कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था ना कि अगर हमारी दोस्ती सच्ची है तब भगवान ने चाहा तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे। और वह भी सच हुआ, इतनी जल्दी। हाँ, तेरा कहना सच हुआ। अब फिर से हम और हमारे बच्चे एक साथ रहेंगे। सीमा और दीपा और उनके बच्चों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात डॉक्टर सोम और बंटी दोनों आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर सोम ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे अस्पताल में एक पेशेंट आया है। एट ए ग्लांस उसे देखकर मुझे लगा कि जैसे वह तुम्हारा बड़ा भाई हो। उसका चेहरा डिट्टो तुमसे मिलता है। तेरी जैसे ही उसकी आंखें और तेरे जैसे घुंघराले बाल हैं उसके। ऐसा होता है, मैंने भी सुना है कि दुनिया में एक जैसे 7 चेहरे होते हैं, पर अभी तक मुझे वैसा देखने को नहीं मिला, बंटी ने कहा। मैं तो कहूंगा कि अगर एक बार तुम उसको स्वयं देख लोगे तब मेरी बात पर तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा। कहाँ इन सब पचड़ों में पड़ रहे हो, मुझे क्या जरूरत है उससे मिलने की। दीपा और सीमा दोनों उनकी बातें सुन रही थी। सीमा ने कहा, कौन है वो पेशेंट? मुझे उनका नाम तो नहीं याद है, आर्मी का कोई रिटायर्ड कर्नल है। यह सुनकर दीपा का माथा ठनका। वर्षों पुरानी यादों के चित्र उसके दिमाग के पटल पर पुनः दिखने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह बोली, क्या हुआ है उस पेशेंट को? आंटी, वह कर्नल अपनी पत्नी के साथ शिलोंग घूमने गया था। एक पहाड़ी पर उसकी जीप का सीरियस एक्सीडेंट हुआ। पति पत्नी दोनों आगे बैठे थे। शायद आर्मी की जीप थी, कर्नल खुद चला रहे थे। दोनों को मल्टीपल फ्रैक्चर है। खतरे की कोई बात नहीं है, पर ठीक होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? दीपा के कहने पर बंटी और सीमा दोनों उसकी ओर देखने लगे। सीमा को भी दीपा की तरह मन में कुछ आभास हो रहा था कि कहीं यह मनीष ना हो। श्योर आंटी, कल सुबह मैं राउंड में जाऊंगा, तब आप मेरे साथ चल सकती हैं। बंटी को अभी तक अपने पिता के बारे में दीपा ने कुछ नहीं बताया था। दीपा बोली, मुझे रात में ले चलना, बंटी भी तब फ्री रहेगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम दिन या रात जब चाहे जाकर देख लेना। ऐसा कोई वर्ल्ड का वंडर तो नहीं है कि उसे देखा जाए। मुझे किसी दिन देर शाम को ले चलना, दीपा ने मुन्ना से कहा। अगले सप्ताह मेरी नाइट शिफ्ट है, आप साथ चल सकती हैं आंटी। सीमा ने दीपा से बाद में अकेले में कहा, तुमने सुना नहीं कि वह अपनी बीवी के साथ आया था? तुम क्यों उससे मिलना चाहती हो? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिलेगा? कहीं वह मनीष हुआ तब क्या करोगी? और बंटी क्या सोचेगा? मुझे कुछ नहीं करना, बस एक बार मैं दूर से देखूंगी। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तब क्या करोगी? नहीं, मैं मुन्ना से कहूंगी कि जब वो सोया होगा तब मुझे उसे दिखाए। अगले सप्ताह एक शाम को मुन्ना ने दीपा से कहा, आंटी आज आप मेरे साथ चल सकती हैं। वैसे भी पेशेंट दर्द और परेशानी से बचने के लिए नींद की गोली लेकर जल्दी ही सो जाता है। और उसकी वाइफ? दीपा ने पूछा। वह भी जल्दी सो जाती है। वैसे वे फैमिली वार्ड में अलग रूम में है। उस रात जब दीपा अस्पताल जाने लगी तब सीमा ने कहा, 1 मिनट रुक, मैं भी साथ चलती हूँ। दीपा और सीमा दोनों मुन्ने के साथ अस्पताल गई। दीपा ने मुन्ना से पेशेंट का नाम पूछा, तब वह बोला, मैं अभी पता करके बताता हूँ। दरअसल कर्नल मेरी निगरानी में नहीं है, मैं तो जनरल फिजिशियन हूँ। उस दिन राउंड में सीनियर हड्डी स्पेशलिस्ट के साथ उसके कैबिन में गया था।
उसे 2 दिन से बुखार था, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। उसने नर्सिंग स्टेशन पर फोन कर पूछा, सिस्टर डॉक्टर सोम हियर, तुम्हारे वार्ड में जो कर्नल एडमिट है उसका नाम बताना, मैं होल्ड करता हूँ, जल्दी ही बताना। कुछ पल बाद नर्स ने कर्नल का नाम बताया। जय हिंद सर, वह रिटायर्ड कर्नल मनीष है। दीपा और सीमा भी कर्नल का नाम सुनते ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी उससे मिलना चाहोगी? मिलना नहीं, बस एक नजर देखूं तो सही कि अब भी बंटी से मिलता जुलता है। दीपा ने भी धीमी आवाज में कहा। आप लोग क्या कानाफूसी कर रहे हैं? डॉक्टर सोम ने पूछा। कुछ नहीं, इस नाम का एक लड़का स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, इसीलिए मन में कुछ जिज्ञासा थी उसे जानने की। फिर कुछ देर बाद दीपा और सीमा को लेकर डॉक्टर सोम कर्नल के कैबिन में गया। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था, फिर भी कर्नल का चेहरा साफ दिख रहा था। दीपा को कर्नल को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सीमा को कर्नल का चेहरा ठीक से याद नहीं था, पर इतना तो निश्चित था कि बंटी का चेहरा कर्नल के चेहरे का कॉपी था। दीपा ने सीमा से कहा, अब मुन्ना को बोलकर बंटी और कर्नल के डीएनए टेस्ट कराओ, पर इस तरह की बंटी को कुछ पता ना चले। सीमा ने अपने बेटे से कहा, मुन्ना तुम किसी तरह बंटी और कर्नल के डीएनए टेस्ट कराओ, पर ध्यान रहे बंटी को इस बात की खबर ना हो। मम्मी ये कैसे संभव है? ये अनुचित है, बंटी कोई बच्चा नहीं है, मुन्ने ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती, एक राज है जो तुम्हें और बंटी को नहीं पता है। वह क्या राज है मम्मी? बेटे तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बता देती हूँ, पर बंटी को किसी भी कीमत पर नहीं बताना। कर्नल ही बंटी के पिता है, उनका पैटर्निटी टेस्ट किसी न किसी तरह तुम्हें कराना है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कर्नल अभी कम से कम 2 महीने अस्पताल में रहेंगे, उनका ब्लड सैंपल तो कभी भी ले सकते हैं। देखते हैं बंटी का ब्लड कैसे लिया जाए। 4-5 दिनों के बाद ही बंटी को हल्का फीवर और खांसी हुई। मुन्ना ने कहा, बंटी तुम्हें बुखार और खांसी है, तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। नहीं भैया, ये मौसमी बुखार है, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हो भी सकता है, पर जब घर में डॉक्टर है तो रिस्क क्यों लेना है? बीमारी बढ़ने की संभावना हुई तो उससे पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। मुन्ना ने बंटी और कर्नल दोनों के ब्लड सैंपल लेकर प्राइवेट क्लिनिक में डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। 1 सप्ताह बाद टेस्ट रिपोर्ट आई। कर्नल ही बंटी के पिता है, इस बात को दीपा और सीमा पहले से ही जानती थी। डीएनए रिपोर्ट देखकर मुन्ना को भी संदेह नहीं रहा। बंटी को छोड़कर सभी को बंटी के पिता के बारे में पता था। मुन्ना, दीपा और सीमा सोच रहे थे कि इस रिपोर्ट को कर्नल तक पहुंचाना है या नहीं। मुन्ना का कहना था कि बंटी को भी बता देना चाहिए, अभी तक वह अपने पिता के बारे में अनजान है। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अब वक्त आ गया है, उसे बता देना चाहिए। फिर सबने मिलकर फैसला लिया कि कर्नल और उसकी पत्नी के डिस्चार्ज के अंतिम समय में बंद लिफाफे में उनके पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट दिया जाएगा। अब कर्नल और उनकी पत्नी लगभग ठीक हो गए थे। 2 सप्ताह की थेरेपी के बाद उन्हें डिस्चार्ज होना था। मुन्ना एक दिन कर्नल से मिलने गया, तब वे बोले, हेलो डॉक्टर सोम, हम लोगों को अस्पताल से कब छुट्टी मिल रही है? डॉक्टर सोम ने हंसते हुए कहा, कर्नल अंकल एंड आंटी, आप लोग इतने दिनों तक यहाँ रहे हैं, लगता है जैसे आप अपने घर के सदस्य हैं, आपको जाने ही ना दिया जाए। कर्नल ने भी हंसकर कहा, तुमने तो अभी तक घर के किसी मेंबर से मिलवाया नहीं, वह भी हो जाएगा आपके डिस्चार्ज होने तक। अगले दिन कर्नल और उनकी पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। डॉक्टर सोम ने कर्नल से कहा, ओके कर्नल अंकल एंड आंटी, कल सुबह आप लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हो। मैंने आप दोनों की फाइल में डिस्चार्ज के लिए क्लियरेंस दे दिया है। वेरी गुड, थैंक्स डॉक्टर, मैं अभी अपनी कल की फ्लाइट बुक कर लेता हूँ, बोलकर कर्नल ने अगले दिन शाम की फ्लाइट बुक कर ली। अगले दिन सुबह कर्नल अपनी पत्नी के साथ डिस्चार्ज होने के बाद सीधा गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। डॉक्टर सोम ने उन्हें मैसेज किया, सॉरी कर्नल अंकल, मैं डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल नहीं आ सका, पर मैं गुवाहाटी ही हूँ, आपसे एयरपोर्ट पर जरूर मिलूंगा। मुन्ना ने बंटी से कहा, चलो आज गुवाहाटी चलते हैं, मम्मी और दीपा आंटी दोनों ने ही शॉपिंग के लिए लिस्ट दी है। मुन्ना बंटी के साथ गुवाहाटी के लिए निकला। उसके साथ एक गिफ्ट पैकेज था, जिसे देखकर बंटी ने पूछा, यह गिफ्ट पैक किसके लिए है? ये हमारे मिलिट्री अस्पताल की तरफ से कर्नल के लिए था, मुझे उन्हें देने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर गलती से पैकेट मेरी कार में रह गया था, उन्हें एयरपोर्ट पर हैंडओवर कर देंगे। कुछ देर में वे दोनों एयरपोर्ट पर कर्नल के साथ थे। बंटी मुन्ना से कुछ पीछे रह गया था। डॉक्टर सोम ने कहा, सॉरी कर्नल अंकल एंड आंटी, ये गिफ्ट आपके लिए था, मेरी कार में रह गया था, और ये मेरे दोस्त और छोटे भाई से मिलिए।
कर्नल और उनकी पत्नी ने जब बंटी को देखा तब कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। बंटी भी उन्हें गौर से देख रहा था। मुन्ना ने कहा, बंटी, मैंने तुमसे कहा था ना, कर्नल का चेहरा तुमसे मिलता है। हाँ, कहा था। मैंने भी कहा था कि एक ही चेहरे के एक से ज्यादा लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एयरपोर्ट से घर लौटते समय मुन्ना ने डीएनए रिपोर्ट की कॉपी बंटी को दिखाकर कहा, कर्नल ही तुम्हारे डैडी है। ये बात दीपा आंटी ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताई थी। कर्नल ने बिना कारण आंटी के चरित्र पर शक किया था, इसीलिए आंटी ने भी उनका तिरस्कार कर दिया था। खैर, अब तुम दीपा आंटी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वो पहले से ही बहुत दुखी हैं। जब कर्नल ने अपने घर जाने पर गिफ्ट पैकेट खोला तब उसमें एक बंद लिफाफा था जिस पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल, ओनली फॉर कर्नल मनीष। उस लिफाफे में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट था और फर्टिलिटी क्लिनिक का रिपोर्ट जिसमें मनीष के स्पर्म फ्रीजिंग का जिक्र था। इसके अलावा दीपा की तरफ से सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने कहा था ना कि यह बच्चा तुम्हारा ही खून है। सब रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने अपना सिर पीटते हुए पत्नी से कहा, मैंने नाग दीपा के चरित्र पर शक किया था, उसकी आह हमें लगी, इसीलिए अपनी संतान रहते हुए भी आज हम संतान सुख से वंचित हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आगे और ऐसी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना।